स्टार्ट कर दिया है मैं। गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। मैं प्रतिमा यादव न्यू साइंस सेकेंडरी स्कूल से हूँ। आज हम आपको साइंस का लेसन नंबर 18 पढ़ाएंगे। तो हमारा साइंस लेसन नंबर 18 है अंतरिक्ष अवलोकन। अंतरिक्ष अर्थात आकाश में जो हम तारे सितारे देखते हैं वो हमारे अंतरिक्ष में आते हैं। अभी शुरू से ही जो मनुष्य है उसको अपनी प्रकृति को जानने की हमेशा से ही बहुत जिज्ञासा रही है। और पुराने समय में भले ही बहुत सारी उपकरण नहीं थे, दूरबीन नहीं थी, फिर भी अपनी खुली आंखों से ही अंतरिक्ष देखता रहा और उसने नक्षत्रों की खोज की। और फिर ये भी उसे समझ में आया कि इन मौसम के ऊपर इसके लिए वो भी इसका संबंध भी इन ग्रहों और नक्षत्रों से है। और इसके जानकारी के आधार पर मनुष्य ने खेती करना सीखा। इसके अलावा जो नाव जो वे तभी दिशा दर्शक के रूप में नक्षत्रों और तारों का उपयोग करते थे, क्योंकि समुद्र में जब चारों तरफ पानी होता है तो दिशा का ज्ञान लगाना है। तो नाविक जो है वो तारों की नक्षत्रों के इसके लिए हमारे टॉपिक में हमारे प्रकाश के रूप, दूरबीन और दूरबीनों के प्रकार, ये दो टॉपिक हम आज की क्लास में कवर करेंगे। अब अंतरिक्ष को देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता पड़ती है और इसकी पहली खोज जो है हांस लिपर्शे नामक वैज्ञानिक चश्मे बनाने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने ये आविष्कार किया कि जब दो लेंसों को दूसरे सामने रखते हैं तो हमें बहुत भी समीप दिखाई देती है। पहली दूरबीन बनाई। उसके बाद उसका उपयोग अध्ययन के लिए उन्होंने किया। तब उन्होंने पता लगाया जितने तारे अपनी आंखों से हैं उससे कहीं तारे हमारे अंतरिक्ष में मौजूद हैं। और अपनी दूरबीन की सहायता से ही उन्होंने गुरु, जो हमारी धरती की तरह ही सदस्य है, गुरु ग्रह, उसके उन्होंने 4 उपग्रहों की खोज की और सूर्य में दाग उन्होंने खोज की। दूरबीन की सहायता से वो सूर्य को स्पष्ट और बड़ा देख सकते, खुली आंखों से नहीं। हम देंगे प्रकाश के वो एक चुंबकीय है, अर्थात जो है वो लहरों के रूप में आता है। और तरंग दैर्ध्य जो होती है, तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या है, हमारा यहाँ पर दो तरंग दैर्ध्य जो है वो हमारी ये दो जो ऊंचाइयां हैं जिनको हम श्रृंग कहते हैं, इनके बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य इसमें दिखाई गई है। तो आप देख सकते हो कि अलग अलग रंग के जो प्रकाश होते हैं इनकी तरंग दैर्ध्य जो होती है वो अलग अलग। और हमारे यहाँ पे कुल 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर के बीच की तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश इस 400 से
800 नैनोमीटर के बीच की तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश किरणें जो होती है जिन्हें देख सकते हैं उसे दृश्य प्रकाश तरंग कहते हैं। और इसके अलावा अन्य प्रकार की भी प्रकाश तरंगें होती है, अर्थात ऐसा प्रकाश जिन्हें हम देख सकते हैं और ऐसी प्रकाश तरंगें भी होती है जिन्हें हम देख नहीं सकते। आपकी सबसे ज्यादा जो आप जानते होंगे, देखो आप एक्सरे जो हड्डियों की फोटो निकालते हैं वो एक्सरे, वो भी एक तरह की प्रकाश तरंगे होती हैं। तो प्रकाश की तरंगों को हम आप देखोगे यहाँ पे NM और PM ऐसा लिखा है, तो ये होता है NM अर्थात हम इन्हें पढ़ते हैं नैनोमीटर, और जो PM होता है उसे हम पढ़ते हैं पिकोमीटर। तो काफी छोटी दूरी होती है। अगर आप देखोगे तो नैनोमीटर जो होता है वो आपको एक में, देखो आपने एक के आगे कितने शून्य मीटर, अर्थात 1 मीटर का इतने सारे शून्य लगा के उतने हिस्से आप करोगे तब जाके वो एक नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर हम इसको कैसे पढ़ते हैं, 10⁻⁹ नैनोमीटर। वैसे ही पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻12 मीटर, अर्थात 1 मीटर के आपको एक के आगे 12 शून्य लगाओ, उतने हिस्से करोगे तब वो एक हिस्सा जो होगा वो 1 पिकोमीटर होता है। तो आप समझ सकते हो कि काफी छोटी दूरी होती है जो हमारे प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य होती है। तो अब हम ऐसी प्रकाश तरंगे भी देखेंगे जिन्हें हम देख नहीं सकते। उसमें सबसे पहले आता है रेडियो तरंगे। ये तरंगे जो है काफी बड़ी होती हैं, इनकी तरंग दैर्ध्य 20 सेंटीमीटर, अर्थात हम आसानी से अपने स्केल से उसे माप सकते हैं 20 सेंटीमीटर से अधिक। और ये रेडियो तरंगों का उपयोग करके, जो आप पहले रेडियो सुनते थे ना, उसमें इन रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता था। इसके बाद आती है सूक्ष्म तरंग या माइक्रोवेव। आप सभी को पता होगा माइक्रोवेव ओवन आजकल यूज किया जाता है। तो इन्हें इन सूक्ष्म तरंगों सहायता से खाता है, या फिर भोजन उसमें पिज्जा केक इत्यादि ये सब उसमें बनाया जाता है। और इनकी तरंग दैर्ध्य जो है वो 0.3 मिलीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक होती है। उसके बाद आती है इंफ्रारेड वेव्स या अवरक्त तरंगे। ये जो तरंगे हैं इनकी तरंग दैर्ध्य जो है वो 0.3 मिलीमीटर से 800 नैनोमीटर तक होती है। और ये इंफ्रारेड वेव्स या अवरक्त तरंगे होती हैं, ये इनका उपयोग करके रात को जो देखने वाले कैमरे होते हैं जिनकी सहायता से हम रात के अंधेरे में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो कैमरे जो है इन तरंगों के आधार पर बनाया जाता है। अगला आता है दृश्य प्रकाश तरंगे, अर्थात वो तरंगे जिन्हें आप अपनी आंखों से देख सकते हो, या ऐसी तरंगे जिनके प्रति हमारी आंखें संवेदनशील होती हैं। इसमें आपकी तरंग दैर्ध्य जो होती है वो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक होती है। नेक्स्ट आता है हमारा परावैंगनी या अल्ट्रावायलेट रेस। परावैंगनी किरणों का उपयोग अधिकतर आपने, अगर आपके घरों में पानी जो होता है, वाटर प्यूरिफायर जो होता है, पानी साफ करने की जो मशीन होती है, उसमें इन तरंगों का उपयोग करके इनकी सहायता से पानी के अंदर के सूक्ष्म कीटाणु जो है उन्हें खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा प्रयोगशाला में या फिर चिकित्सा में, ऐसी सब जगहों पर जहां पर हमें बहुत ही हाइजीन की जरूरत होती है, बहुत ही स्वच्छता की जरूरत होती है, वहां पर कीटाणुओं को मारने के लिए इस लाइट का उपयोग किया जाता है। इसको सामान्य बोलचाल में हम यूवी लाइट भी कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती है। नेक्स्ट आता है क्ष किरणें या एक्स रेज। ये किरणें हैं, इनकी तरंग दैर्ध्य 3 पिकोमीटर से लेके 300 पिकोमीटर तक होती है। इनकी सहायता से आप सभी को पता होगा कि हम मनुष्य के जैसे हाथ का, पैर का या किसी का कहीं फ्रैक्चर है तो इससे हम उनका एक्सरे, उनकी हड्डियों की तस्वीर जो है फोटोग्राफिक फिल्म पर निकाल सकते हैं। और लास्ट जो है हमारी गामा किरणें, एक बहुत ही छोटी तरंग दैर्ध्य वाली तरंगे होती हैं, किरणें होती हैं जो कि 3 मीटर, इससे भी कम इनकी तरंग दैर्ध्य होती है। कि दूरबीन किस
तरह से बनाई जाती है। जो हमें अपनी आंखों से देखने वाली दूरबीन है वो ज्यादातर दृश्य प्रकाश दूरबीनें होती है, अर्थात विजिबल लाइट, मतलब जो प्रकाश, जिस प्रकाश को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उन पर आधारित ये दूरबीनें बनाई जाती हैं। अब इसमें आप देख सकते हो, इसमें 2 या 2 से अधिक लेंस का भी रहता है दूरबीन में। इस तरह की दूरबीन में उपयोग आने वाले दोनों ही लेंस या 2 से अधिक लेंस जो होते हैं वो हमेशा उत्तल लेंस होते हैं। ठीक है, अब में अगर आप देखो तो जो ये वाला लेंस है आपका, ये जो है इससे हम दूर की वस्तु को देखते हैं, अर्थात ये जो लेंस होगा ये आसमान की तरफ होगा, जिस तरफ अर्थात तारे जिस तरफ उस तरफ ये लेंस रखा जाएगा। और इसका आकार काफी बड़ा होता है। आकार बड़ा इसलिए होता है ताकि इसमें अधिक से अधिक प्रकाश लेंस के अंदर आ सके, तभी उसका साफ और चमकदार प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। अगर लेंस छोटा होगा, इसकी गोलाई अगर छोटी होगी तो हमें आने वाले प्रकाश किरणों की मात्रा घट जाएगी, वस्तु का प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। सॉरी, इसके जो अगला जो होता है उसको हम इसको हम नेत्र लेंस कहते हैं। यहाँ पर हम अपनी आंखों की सहायता उस वस्तु को देखते हैं। तो कैसे होता है, पहले ये जो आपका वस्तु लेंस है ये बहुत दूर अंतरिक्ष का प्रतिबिंब यहाँ पर बनाता है, और फिर ये जो आपका नेत्र लेंस होता है ये नेत्र लेंस इस छोटे सी प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाता है। तो इस तरह से दूरबीन जो है ये हमें दूर की वस्तुओं को दिखाता है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि जब प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से होकर प्रवेश करती हैं तो उनका अपवर्तन होता है। अपवर्तन होता है अर्थात ये अपने मार्ग से मुड़ जाती है, इसीलिए इस प्रकार के दूरबीन को अपवर्तक दूरदर्शी कहते हैं। अब लेंस की सहायता से प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इसके लिए हमें क्या सावधानी रखनी होती है और क्या परेशानियां आती हैं। पहली जो बात मैंने पहले भी कही कि स्रोत से आने वाले अधिकतम प्रकाश को एकत्र करके जो हमारा स्रोत है तारे और सितारे का तेजस्वी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु लेंस को काफी बड़ा होना चाहिए, उसका व्यास काफी बड़ा होना चाहिए। लेकिन एक सीमा के बाद बहुत बड़े लेंस बनाना बहुत कठिन हो जाता है और उसका वजन भी बढ़ जाता है। और दूसरा जो है वो इसमें दो लेंस लगाए जाते हैं, एक साइड और एक साइड, तो इसके बीच की दूरी भी काफी बड़ी होती है, इसलिए दूरी काफी लंबी हो जाती है और जितनी बड़ी दूरी रहेगी उतना ही उसका वजन भी बढ़ेगा। तो ऐसे दूरबीन को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना, उसे रखना, उसकी संभाल करना भी काफी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जो लेंस से बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं वो कई बार उनमें जो उसके रंग होते हैं उनमें थोड़ा अंतर आ जाता है। तो इसके लिए इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए तो दूसरे तरह का जो प्रतिबिंब दूरबीन बनाया गया वो है परावर्तक दूरबीन। परावर्तक दूरबीन में क्या करते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं और अवतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है, इसलिए इस प्रकार की दूरबीन को परावर्तक दूरदर्शी कहते हैं। और इसमें जैसे से ही दर्पण भी काफी बड़ा होना चाहिए, लेकिन बड़े आकार के दर्पण बनाना लेंस बनाने से कहीं ज्यादा आसान होता है और उसका वजन भी बहुत ज्यादा नहीं होता, इसलिए इस प्रकार की दूरबीन का उपयोग करना ज्यादा सुविधाजनक होता है। इसके अलावा जो दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं इसमें जो रंग है, मतलब जो वस्तु है उसका रंग बदलता नहीं है,
क्योंकि यहाँ पर प्रकाश किरणों का अपवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए रंग भी बदलता नहीं है। तो इसलिए हम जो हमें अपनी आंखों से भी दिखाई नहीं देते, वो उतने वो तारे और आकाशगंगा को भी हम इस प्रकार के दूरदर्शी से देख सकते हैं। अब हम इसकी क्रियाविधि देख लेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि अवतल दर्पण होता है, जिससे कि दूर की प्रकाश किरणें आकर पड़ती हैं। फिर वापस ये जो अवतल दर्पण है, ये प्रकाश किरणों को अभिसृत कर देता है और फिर उसके लिए वो किरणें कहाँ जाकर गिरती हैं? समतल दर्पण पे, और समतल दर्पण से फिर से परावर्तित होकर ये नेत्र लेंस में जाती हैं। इस तरह से यहाँ पर प्रकाश की किरणों का परावर्तन करके उसे नेत्र लेंस में देखा जाता है। तो अभी ये अवतल दर्पण जो है, ये क्या करता है? प्रतिबिंब यहाँ बनाता है, जो कि नेत्र लेंस से देखते हैं तो वो हमें बड़ा होकर और साफ और स्पष्ट दिखाई देता है। तो इसीलिए हम इसे परावर्तक दूरबीन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दर्पण का उपयोग करके प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। ये जो पहली वाली दूरबीन की डायग्राम आप देख रहे हो, इसमें दो प्रकार की परावर्तक दूरबीन हम पढ़ते हैं। पहला है हमारा न्यूटन पद्धति की दूरबीन, इसमें आपने ये देखा। अभी अगली ये आपको यहाँ पर हमने इसका डायग्राम दिखाया था आपको, और ये वास्तव में बाहर देखने में दूरबीन इस प्रकार की दिखाई देती है। अगला जो है दूसरी पद्धति है, वो है कैसग्रेन पद्धति की दूरबीन। इसमें एक तो हमारा पहला तो अवतल दर्पण है, और ये हमारा अवतल दर्पण है, और दूसरा जो दर्पण यूज करते हैं यहाँ पर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर कैसे प्रतिबिंब बनता है? पहले दूर की वस्तु का प्रतिबिंब जो है ये अवतल दर्पण पे प्रकाश पड़ता है, फिर इसे ये अवतल दर्पण परावर्तित करके इस उत्तल दर्पण पर परावर्तित, यहाँ से वापस इसे हम नेत्र लेंस की सहायता से देखते। तो इस प्रतिबिंब जो है, इसमें पहले में क्या था? एक अवतल दर्पण, एक समतल दर्पण किया जाता है, और यहाँ पर एक अवतल दर्पण और दूसरा के दो प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगर आप इसे उपकरण के रूप में देखोगे तो ये हमारी दूरबीन कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, अगर आप देखोगे समझ लो कि आपके जो तारे और सितारे हैं वो इस तरफ हैं, और फिर यहाँ से क्या होगा कि प्रकाश की किरणें आती हैं, फिर ये पलट कर परावर्तित होकर उत्तल दर्पण पर जाती हैं, और फिर वहां से वापस यहाँ पर लेंस से हम दूर की वस्तुओं को, दूर के ग्रहों को हम आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा अगली जो दूरबीन का प्रकार होता है वो हमारा रेडियो दूरबीन होता है। रेडियो दूरबीन जो है, ये आप नाम से रेडियो तरंगे है, खगोलीय पिंड है, वहां से रेडियो किरणें भी उत्सर्जित होती हैं। ठीक है, अर्थात आप उन्हीं प्रकाश किरणों को देख पाते हो जो दृश्य प्रकाश किरणें होती हैं, लेकिन वास्तव में ग्रहों से या सितारों से ऐसी भी तरंगे निकलती हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। उसमें से एक प्रकार की तरंगे जो है आपकी रेडियो तरंगे होती हैं। इन तरंगों को हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, इसीलिए इन तरंगों को देखने के लिए विशेष प्रकार की दूरबीनों का उपयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं रेडियो दूरबीन होती है। ये एक विशेष आकार की दूरबीन होती है, पैराबोला आकार की होती है। पैराबोला आकार अर्थात पैराबोला अर्थात पूरा हाफ सर्कल नहीं, हाफ सर्कल से थोड़ा ऐसा गहरा, इसे हम ऐसा पैराबोला आकार कहते हैं। तो इस प्रकार की
उसमें डिश एंटीना आपने देखा होगा, उसी तरह से डिश के शेप में बनाई जाती है। और दृश्य प्रकाश दूरबीन के जैसे ही इस दृश्य के वक्र पृष्ठभाग से रेडियो तरंगे परावर्तित होती है, ताकि ये जो प्रकाश की किरणें रहेंगी ये परावर्तित होकर उसके नाभिक तक आती हैं, और वहां पर उन किरणों को ग्रहण करने वाला एक यंत्र लगा होता है, और इस यंत्र द्वारा ग्रहण की गई जानकारी जो है वो संगणक या कंप्यूटर को दे दी जाती है। और जो कंप्यूटर है, जो जानकारी है उसी के आधार पर जो स्रोत है, जो वस्तु है, उसका प्रतिबिंब निश्चित करता है। इसी तरह से हमारे घरों के डिश एंटीना भी काम करता है। अब इसमें आपका है जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, GMRT। ये आपके पुणे में स्थित है। यहाँ पर 25 किलोमीटर के घेरे में कुल 30 दूरबीन ऐसी लगाई गई है, ठीक है। और एक एक जो दूरबीन है वो 45 मीटर मतलब काफी बड़ा, ऐसे बड़ी दूरबीनें होती हैं। और कुल इसमें 30 दूरबीन को स्थापित की गई है। और ये दूरबीनों को महाकाय दूरबीन या जायंट, जायंट का मतलब महाकाय मतलब बहुत बड़ा, सामान्य से काफी बड़ा, ऐसी दूरबीन कहा जाता है। और अगर आप इसको अंतरिक्ष से देखोगे तो ऐसा लगता है, मतलब सारी जो 30 दूरबीनें हैं ना वो एक गोल घेरे में लगाई गई हैं। तो अगर आप दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये कोई बहुत बड़ी दूरबीन है। और फिर इसके बाद इस दूरबीन का उपयोग करके जो भारतीय वैज्ञानिक है उन्होंने बहुत ही कम खर्च में इस पूरी जो 30 दूरबीन है इनको बनाया जाता है। और ये इतनी अच्छी है, और इनकी सहायता से सूर्यमाला, सौर्य हवाएं, महाविस्फोट और तारों के मध्य स्थित हाइड्रोजन के बादल, इन सभी का अध्ययन इस दूरबीन की सहायता से बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। और इस प्रकार की दूरबीनों का उपयोग करने के लिए भारत से ही नहीं पूरे विश्व भर से वैज्ञानिक यहाँ पर आते हैं। तो आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है।